है एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। सो ये जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियोस थी इन जो भी इनरोल स्टूडेंट्स हैं हमारे बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में। बेसिकली हमारी जो डेली डाउट सेशंस होती हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि वो मेरी टाइम टेबल जानना चाहते हैं जो मैंने फॉलो की थी मेरे बीपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। तो आज की वीडियो में मैं अपनी टाइम टेबल आपको बताऊंगी, साथ साथ मैं ये बताऊंगी कि आपकी टाइम टेबल क्या होगी, क्योंकि जो मेरी टाइम टेबल थी वो मेरे प्रिपरेशन के दौरान जो मेरी जितनी टाइम मंथ ड्यूरेशन थी उसके अकॉर्डिंग थी। बट आपकी जैसे मंथ ड्यूरेशन ज़्यादा है मेरे कंपैरेटिवली, तो आपकी टाइम टेबल थोड़ी दूसरी होनी चाहिए। बट जो स्ट्रक्चर होता है, जो मंथली वीकली और जो डेली टारगेट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे होती है। तो जैसे बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने जो टारगेट्स को रखा है वो एज ए रखा था कि पहले मंथली वाइज हम सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिर वीकली वाइज हम उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स सेग्रीगेट करेंगे एंड डेली वाइज उस वीकली पीडीएफ से हम एक एक टॉपिक्स आपको देंगे जो आपको कवर करना है। सेम मेरा यही पैटर्न था प्रिपरेशन के दौरान कि मेरा भी यही टारगेट चलता था, तो हम आज वही चीज़ देखेंगे। एंड जो भी बच्चे बीपीएससी मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं सर को कॉल कर लीजिएगा, सर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे टाइम टेबल से। तो मेरा टाइम टेबल बताने से पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मेरा जो प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन था वो क्या था। तो जैसा कि आप जानते हो 67 एंड 68 का जो प्रीलिम्स था, मैंने दोनों मतलब 67 का भी प्रीलिम्स मैंने दिया था एंड उससे भी मैंने क्वालिफाई किया था एंड इवन द फाइनल रिजल्ट भी मेरा आया था 67 में। तो 67 में क्या था कि 67 का जो प्रीलिम्स था वो 30 सितंबर को था। तो मेरी जो प्रीलिम्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो अगस्त से हुई थी और अगस्त से मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले मैंने सिर्फ हिस्ट्री की पढ़ाई कर रखी थी, वो भी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है उससे पढ़ रखी थी। बाकी उसके बाद भी वो मेरा फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है वो अगस्त से ही स्टार्ट हुआ है। तो आप देखो पूरा अगस्त एंड पूरा सितंबर इसी में मैंने बहुत मेहनत करके प्रीलिम्स को मैंने क्वालिफाई किया था, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत हाई गया था। तो ये प्रीलिम्स का हुआ एंड देन जब 30 सितंबर को रिज़ल्ट निकला, एग्ज़ाम हो गया, तो मैंने रिज़ल्ट का वेट नहीं किया। मैंने क्या किया कि 2-3 दिन रेस्ट लिया और उसी 2-3 दिनों में और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और मैंने उसमें PYQs का एनालिसिस किया। तो ये चीज़ एज ए न्यू बिगनर मुझे ये पता नहीं थी, बट इसमें मुझे रितेश सर ने बहुत हेल्प किया कि ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैंने उन्होंने मुझे जो स्ट्रैटेजी बताया उसी के बेसिस पे मैंने अपने आगे की शेड्यूल बनाती गई, उसमें उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये जो 30 सितंबर के बाद मेरी जर्नी फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हाफ दिसंबर, तो ये जर्नी रही थी। तो ये 2.5 महीने की ही जर्नी में मैंने अपने मेंस के नोट्स के कंप्लीट किए। आपको ये सुन के थोड़ा सा शॉक में होंगे कि इतने कम टाइम में आप नोट्स कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो मेरा नोट्स बना है सिर्फ यही 2.5 महीनों में बना है विथ ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि आपको पता होगा 67 में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर था, क्वालिफाइंग नहीं था, पेपर था, मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, रैंकिंग बनती है उससे। तो मेरा इसी में बना था। तो मैंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इसको फॉलो किया था। PYQ बेस्ड और सिलेबस बेस्ड मैंने तैयारी की थी। इसीलिए आप मेरी जो भी वीडियोस देखोगे आप, तो मैं हमेशा PYQ बेस्ड ही आपको बताती हूँ, सिलेबस बेस्ड ही आपको प्रिपरेशन बताती हूँ। और वही एक राइट टेक्निक है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में हमें पढ़ना बहुत कुछ है, बट यहाँ पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें इतना कुछ पढ़ना है लेकिन इसमें क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। हाँ, क्योंकि करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पे 100 करंट अफेयर्स आते हैं, बट हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें क्या इम्पॉर्टेंट है वो रखना है। इंटरलिंकिंग कैसे कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के, प्रीलिम्स को मेन से, तो ये कोई गाइडेंस फॉर्म में हमें बता दे, वो चीज़ अलग होती है। वरना कोई न्यू बिगनर आएगा तो इतना जो मटेरियल फैला हुआ है इसमें भटक जाएगा, कोई भी भटक जाएगा। इवन अगर मैं न्यू बिगनर होती है, मुझे थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिलता तो मैं भी भटक जाती। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स तो मैंने बताया कि प्रीलिम्स एंड मेंस को मिला के मेरे 5 to 5.5 मंथ्स लगे थे
ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपका तो सिलेक्शन 68 में एज ए 4th रैंक हुआ है। येस, मेरा सिलेक्शन हुआ है, बट आप ही देखो कि 60 जनवरी के फर्स्ट वीक में 67th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एंड आफ्टर द मेंस नो वन स्टडीज़, राइट। ये सबके साथ कॉमन है। आप अगर मेंस लिख देते हो तो आप पढ़ाई नहीं करते, इवन यू नो कि 68 का जो प्रीलिम्स है वो फरवरी में होने वाला है, तब भी आप नहीं पढ़ते हो। बट ये था कि मैंने 67th में ही इतना अच्छा बेस अपना बना लिया था ना, 68 प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा, जो छूटा हुआ था, जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स था वो मैंने बस किया। बस ऐसा था कि मैंने मेंस लिख लिया था तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, तो मैंने बहुत कम तैयारी में 68 प्रीलिम्स का भी क्वालिफाई कर लिया। देन उसके बाद मई में एग्ज़ाम होता है, तो आप जब एक एग्ज़ाम दे देते हो एंड यू हैव दैट फीलिंग कि हाँ मैंने अच्छा लिखा है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में चले जाते हो, या अच्छा ठीक है उसमें हो सकता है। तो मेरी जो तैयारी थी ना 67th में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, 68 में मैंने पढ़ी थी, ऐसे पे काम किया था, करंट अफेयर्स किया था, बाकी जो जीएस के पेपर्स थे उस पर मैंने कोई काम नहीं किया था। ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए मैंने कुछ भी पढ़ के नहीं गए, मैं बस ऐसे ही चली गई क्वालिफाइंग पेपर के लिए। तो ये था, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस था ना कि हाँ मैंने एक मेंस लिख चुकी हूँ, अच्छा गया है, और अच्छा गया है मेरे हिसाब से, मेरे लिए वो अच्छा गया है। वो तो जो ऑप्शनल की वजह से उसमें मेरे रैंक ड्रैग डाउन हो गए, लेकिन मुझे अपने अंदर था कि हाँ मेरा अच्छा गया, तो वो कहीं ना वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड था। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ प्लस एसी के प्रिपरेशन के साथ मैंने 68 बीपीएससी दिया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ जो मेरी मेजर तैयारी हुई है इन्हीं 5.5 मंथ्स में हुई है, ठीक है। अब मेरा आता है कि मैं टारगेट्स कैसे बनाती थी, मेरा क्या पैटर्न था। तो मेरा एक ये पैटर्न था कि अगर मैं प्रीलिम्स का आपको बताऊं, प्रीलिम से चालू करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि मैंने अगस्त से चालू किया था और ये सितंबर लास्ट तक चला था। तो मैं मंथ वाइज इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे कम मंथ को कैसे यूटिलाइज़ कर लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 महीने ही देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके पास टाइम है तो प्लीज़ यूटिलाइज़ करो। मेरे पास नहीं था, मैंने जॉब छोड़ा था, मैं जॉब में थी, नोटिस पीरियड में थी, तो मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो अगस्त एंड सितंबर, तो मैं ये बताती हूँ मैंने किया कैसे था। अब प्रीलिम्स में आपको पता है कि साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये इनका वेटेज ज़्यादा होता है। वेटेज मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन। जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है एंड जो मिसलेनियस है, उनका वेटेज रिलेटिवली कम होता है। तो मैंने इन पे ज़्यादा फोकस किया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका मैंने मॉडर्न कर रखा था, तो मैंने क्या किया था कि डेली बेसिस पे मैं ये सारे सब्जेक्ट लेके चलती थी। और मेरा जो टाइम टेबल था 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स। तो मैंने अगर साइंस लिया, हिस्ट्री लिया, करंट अफेयर्स लिया एंड बिहार स्पेशल लिया, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, मतलब 2 घंटा दिया है तो 2.25 घंटा हो सकता है, बट ये कभी नहीं हो सकता कि 3 घंटा चला जाए, 3.5 घंटा चला जाए। मुझे इस टाइम 2 घंटा दे के बंद करना है। और इस 2 घंटे में मुझे, जैसे अगर साइंस लिया तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, तो बायो का मैंने 2 रख लिया, इन दोनों का एक रख लिया, तो 4 टॉपिक्स कर लिया। प्लस इसके साथ PYQ सॉल्व करना है, प्लस घटना चक्र का क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से, ठीक है। सेम गोज़ फॉर द हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए अगर मैंने मॉडर्न रखा है तो इसके भी दो हो गए। एंशियंट का एक टॉपिक रख लिया, मिडेवल का एक टॉपिक रख लिया लूसेंट से, और फिर उसके बाद PYQ बनाना है एंड प्लस घटना चक्र करना है, ऐसे, ठीक है। फिर उसी तरह करंट अफेयर्स, इसके लिए भी ऐसे ही किया कि हाँ करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्पीडी से पढ़ना है, फिर स्पीडी में लास्ट में MCQs बनाना है, ठीक है। अब हो सकता है कि सब की रीडिंग कैपेबिलिटी डिफ़र करे। अगर मैं एक दिन में 4 टॉपिक कर लेती हूँ, आपसे ना हो पाए, आप 2 ही टॉपिक करोगे, तो आपके पास अभी टाइम भी तो है, उसका लेवरेज लो आप, है ना। आप क्यों वेट करोगे कि अगस्त आएगा तो आप मेरे जैसा स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, नहीं करो आप। मेरा था कि मैं अगर एक बार पढ़ती थी तो मुझे ग्रास्प रहता था, वो मेरी रीडिंग कैपेबिलिटी थी मेरी, तो वो मैं जल्दी कैचअप कर लेती थी। तो ये था, शुरू में मुझे हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडिवल में बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहती रात में भी मैं जब घर पे जाती थी तो फिर यही होता था कि मुझे बस एंशिएंट मिडिवल एक बार और पलट पलट के देखते रहना। तो ये चीज़ हो गया था, ये बिल्ड हो गया था। तो प्रीलिम्स का मैंने बता दिया कि डेली बेसिस पे मुझे क्या करना था, तो मैंने ये रखा था। फिर जैसे ही
ये सारे पे मुझे लगा कि हाँ मैंने मेजर पोर्शंस इसके कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैंने फिर पॉलिटी मेरा भी हल्का फुल्का पढ़ा हुआ था, लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल्स, प्रेसिडेंट, ये सब पढ़ा हुआ था। जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने ऊपर से कर लिए। इसमें मैंने वही किया कि लक्ष्मीकांत मैंने पूरी नहीं पढ़ी, जो पीपीएससी का पुराना पैटर्न था ना PYQs पे बेस्ड, मैंने उसी पैटर्न पे ये पढ़ाई किया कि कौन कौन टॉपिक्स को बीपीएससी ज़्यादा हिट करता है, तो उसी पैटर्न पे मैंने ये पढ़ाई किया। तो उसी तरह मैंने अगर पॉलिटी का उस डेली टारगेट पे मैंने रखा था कि मुझे क्या पढ़ना है, तो उस इन्हीं टॉपिक के एनालिसिस पे मैंने अपने डेली टारगेट्स में वो रखे थे, प्लस घटना चक्र प्लस PYQs, कभी घटना चक्र तो कभी PYQ, इस तरीके से। तो मैं मतलब पढ़ती थी, फिर वैलिडेट करती थी कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। शुरू में नहीं होगा सॉल्व, बिल्कुल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना है, ठीक है, हमें हार नहीं मानना, हमें सीखना है और आप सीखोगे। तो ये ओवरऑल प्रीलिम्स का था। प्रीलिम्स के लिए मैंने पहले भी बोला, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया था, मैं बस PYQs यही कर रही थी। और घटना चक्र में भी जो PYQ कंपाइलेशन रहता है यूपीएससी के, UPPCS के, MPPCS के, वही सब लगाते रहती थी, बस यही था। मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, इवन दी करंट अफेयर्स का मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया है। इस PD का जो पीछे का करंट अफेयर्स का MCQ होता था वही मैंने लगा लिया था, मैंने ऐसे कोई भी नहीं दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं दो, आप देना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब आप दो, क्योंकि तभी हमने वीकली में सैटरडे को प्रीलिम्स का टेस्ट रखा है, ताकि आप भी यूज टू हो जाए, आपके अंदर भी वो MCQ सॉल्व करने वाला एप्टीट्यूड आ जाए, इंट्यूशन आ जाए कि हाँ, वो होता है ना कि ऑप्शन देख के काम करता है दिमाग, अरे ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा। यूपीएससी में आप सुनते हो ना एलिमिनेशन मेथड, ये सब वो सब, तो उस गेम में आप चल जाओ, उस फेज़ में आप चल जाओ और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि अब बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको उस वाले फेज़ में थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। इवन इन द 68 मैंने कोई करंट अफेयर्स का मतलब करंट अफेयर्स बोल रही हूँ, मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया था, ठीक है। तो ये मेरा प्रीलिम्स का हो गया। अगर मैं मेंस का देखूँ तो मेंस के लिए जैसा मैंने बताया मेरे पास 2.5 मंथ्स था, क्योंकि 20 दिसंबर के अराउंड, 20 नहीं मतलब 25 के अराउंड के बाद ही वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस टाइम तक मतलब हाफ ही दिसंबर मैं लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद आप क्या एक्स्ट्रा नया पढ़ोगे, नया पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब एग्ज़ाम करीब हो ना तो कभी नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी नहीं। जो पुराना है उसी को रिवाइज़ कीजिए, उसी पे कॉन्फिडेंस रखिए। तो 2.5 मंथ्स था, तो मैंने बनाया था, रितेश सर ने मुझे बोला था कि सबसे पहले तुम नोट्स कंप्लीट करो 1.5 मंथ्स में, एंड फिर उसके बाद जो 1 मंथ तुम्हारा मिलेगा ना, उसमें तुमको रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग करना है। हम बोले तो ये फिजिबल नहीं लगता है, क्योंकि नोट्स है 1.5 मंथ्स में करना है, सारे टॉपिक का करना है, तो नहीं लगता। तो फिर मैंने इसको क्या किया कि 1.5 मंथ्स में मुझे नोट्स कंप्लीट, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही कर पाओगे, अगर 70% भी कर लेते हो देन आपका ये जो प्लान है वो सक्सेस रहा। आपको 30% इसमें साइमल्टेनियसली करना है, कि आपको 30% नोट्स भी बनाना है, प्लस आपको रिविज़न और आंसर राइटिंग करना है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी। तो इसमें क्या था कि पहले मुझे हिस्ट्री करना है, तो हिस्ट्री के लिए मैंने 1.5 वीक्स रख लिए, फिर पॉलिटी करना है तो उसके लिए भी मैंने 1.5 वीक्स रख लिए। साइमल्टेनियसली मैं इको एंड जियो के भी टॉपिक्स कर रही थी, ओके। एंड करंट के टॉपिक्स के लिए इसी में डेली एक करंट का टॉपिक्स करते रहना है, एक करंट का टॉपिक्स डेली मुझे इस पे एक नोट्स बना लेना है। तो इस तरीके से मैंने एक मंथली चार्ट बना लिया। अब मंथली चार्ट के बाद मैंने एक वीकली चार्ट बना लिया कि इसे 1.5 वीक में करना है, इसे 1.5 वीक में करना है, करंट अफेयर चलते रहेगा। अब इस मंथली चार्ट को मैंने डेली टारगेट्स में कन्वर्ट कर लिया, मंथली एंड वीकली चार्ट को, कि अगर मैंने हिस्ट्री मुझे 1.5 वीक्स में करना है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा हमेशा से फोकस रहा है बीपीएससी के PYQs पे, तो PYQs से मैंने लिस्ट निकाल ली 1 2 3 4 5 6 कि हाँ ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मैंने डेली टारगेट में रख लिया कि डेली टारगेट में मेरा हिस्ट्री चल रहा है, जियो एंड इको चल रहा है, और एक करंट अफेयर्स चल रहा है। तो इसके मुझे 2 टॉपिक करने हैं, इसके मुझे 2 करने हैं, इसके मुझे 1 करने, ऐसे कुछ नहीं, रिवीजन नहीं, आंसर राइटिंग नहीं, कुछ नहीं। मुझे मेरा फोकस था कि मुझे मेंस का नोट्स मेकिंग कंप्लीट करना है। मेरे पास 1 महीना बचेगा जिसमें मुझे आंसर राइटिंग और रिवीजन करते रहना है। तो ये था मेरा। अब आप ही देखो, जो भी बच्चे इनरोल है बीपीएससी मेंटरशिप में, ये कितना मैच हो रहा है, पूरा ही मैच हो रहा है। तो मेरा जो प्लान और स्ट्रैटेजी था ना, वो पूरा मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया बीपीएससी मेंटरशिप में,
कि आपका मंथली वाइज कर दिया है कि हाँ एक मंथ में आपका पॉलिटी कवर होगा, फिर आपका हिस्ट्री कवर होगा, फिर आपका जियो एंड इको कवर होगा, फिर उस मंथ में आप एक वीकली बना दिया आपको कि वीकली इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, फिर उस वीकली से आपको डेली टारगेट्स हम देते हैं कि वो टारगेट्स आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो होता है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप मंथली देखोगे तब आप डर जाओगे, भाई इतना टॉपिक है कैसे कंप्लीट होगा। बट वही आप जब वीकली देखोगे तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप उसको डेली टारगेट में कन्वर्ट कर दोगे तो लगेगा ये तो बहुत फिजिबल है, आराम से 2 टॉपिक डेली हो जाएगा मेरा। तो बस परसेप्शन दिमाग को खिलाना होता है कि देखो भाई ज़्यादा नहीं है, कम ही है, पर डेली करो तुम। और बस डेली कर लोगे आप वो कंसिस्टेंसी के साथ, वो हार्डवर्क के साथ, तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड नोट्स के साथ आपका क्या हो रहा है, आंसर राइटिंग हो रहा है, वीकली आंसर राइटिंग हो रहा है। तो वीकली आप जो पढ़ रहे हो उसको सैटरडे संडे को रिवीजन करते हो, संडे के रात में आप आंसर राइटिंग करते हो। कितना बढ़िया प्लान चल रहा है आपका, है ना। और आपने ये देखा भी होगा कि आपका हिस्ट्री का एंड पॉलिटी का कितना अच्छे से कवर हुआ है, कितना अच्छे से कवर हुआ है। ठीक है, तो ये कितना रिलेट कर रहा है बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी था कि मैंने जो फॉलो किया है, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी अपनी वैलिडेट कर ली, क्योंकि मेरा रैंक अच्छा आया, मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं ये स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को भी बताऊं। अभी तो टॉपर्स आ रहे हैं, जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं वो आ रहे, ओपनली बोल रहे हैं आजकल, नहीं तो पहले बहुत वेगली बताते थे। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। इवन इन द यूपीएससी एंड बीपीएससी के तो थे ही नहीं, कोई भी मेंटर ही नहीं थे उनके, कोई टॉपर अपना इंटरव्यू सही से था ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं था मुझे यूट्यूब पे। बट अभी लोग निकल रहे हैं और बहुत ऑनेस्टी के साथ अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। ऐसा ये देखिए, हर की स्ट्रैटेजी डिफ़र करती है। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्क की, आपके लिए नहीं की, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने गलत बताया। लेकिन खुल के नहीं बताना, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। आप बस बुक्स बता रहे हो कि ये बुक्स पढ़ा, ये बुक्स पढ़ा रहे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट आप ये नहीं बता रहे कि कैसे होगा। वही तो मेन मुद्दा है। तो अगर कोई वो बता दे, बुक्स को सबको कन्वेंशनल सोर्सेस पढ़ते हैं, बस अगर कोई वो बता दे तो आपका काम आसान हो जाता है। काम आप ही को करना है, लेकिन एक दिशा बता दे कि हाँ भाई इस पाथ से तुम चढ़ोगे ना तो तुम चोटी तक पहुँच जाओगे। तो ये दिशा कोई बता दे तो ईजी हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए पर डे। टेस्ट और आंसर राइटिंग मैंने बता दिया कि लास्ट के 1 मंथ में मैंने किया था। प्रीलिम्स का मैंने बता दिया, उसी टाइम मैं वैलिडेट कर लेती, कोई चैप्टर पढ़ा उसी टाइम PYQs लगा लिए, इस तरीके से। रिवीजन स्केड्यूल मेरा यही था कि जब मैंने नोट्स बनाया था तो हार्डली मेरा रिवीजन हो पाता था। मैंने रखा था कि संडे को मैं रिवीजन कर लूँगी जब तक नोट्स मेकिंग चल रहा है। फिर उसके बाद जो पूरा नोट्स मेकिंग का 70% 60% कंप्लीट हो गया, फिर मैंने रखा कि रिवीजन और आंसर राइटिंग करेंगे। फिर मेरा उसमें ज़्यादा टाइम रिवीजन पे जाता था, ज़्यादा टाइम जाता था। हर सब्जेक्ट वाइज मैं लेती थी और PYQs लेती थी, उस पर आंसर राइटिंग करना था, उसी को मैं रिवीजन कर लेती थी, इस तरीके से। तो टेस्ट अगर मैं देती भी थी तो मेरा ऐसा था कि मैंने एक एडुटेरिया का टेस्ट लिया था। तो टेस्ट लिया था तो वो संडे को संडे लेते थे। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए ले लिया था कि कहीं अगर मैं खुद से फॉलो ना कर पाऊँ वीक डेज़ वाला टेस्ट, तो एटलीस्ट मैं इनका टेस्ट लिख सकती हूँ, क्योंकि इनमें मैंने पैसे दिए हैं, मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो इनका टेस्ट तो मैं एटलीस्ट लिख पाऊँ। तो इसीलिए मैंने वो टेस्ट ले लिए थे। बाकी इसमें मुझे ये फ़ायदा हो रहा था कि एक तो मैं टेस्ट लिख रही थी, साथ ही साथ मुझे पीयर कॉपीज़ मिल रही थी, और जो रैंक बन रही थी ना उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था। बाकी इनका फीडबैक अच्छा नहीं होता है, ये सिर्फ ये बोल देते हैं कि वो गुड, वेरी गुड ऐसा बता देते हैं। तो लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो पीयर कॉपीज़ थी ना उससे मुझे फ़ायदा हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ पीयर कॉपीज़ देखो, पीयर कॉपीज़ देखो, पीयर कॉपीज़ देखो। मैं हमेशा ये आपको बोलती हूँ, ठीक है। तो पीयर कॉपी से आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो टेस्ट दिया करो, नोट्स की पीयर कॉपीज़ जाती है उसको एनालाइज करो, बहुत फ़ायदा होगा। टॉपर की कॉपीज़ देखो, टॉपर की कॉपीज़ भी मैंने बहुत देखी है, यूपीएससी टॉपर, क्योंकि बीपीएससी सेलेक्टेड की कॉपीज़ नहीं मिलती है, मिलती थी 67 से पहले। 67 के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ, अब कॉपी भरी पड़ी है हर जगह, ठीक है। नहीं मिलती थी क्योंकि RTI से मंगाना रहता था, तो RTI से कोई मंगाता नहीं था, जो मंगाते थे वो डालते नहीं थे कहीं, तो ये हो जाता था, ठीक है। तो ये हो गया। अब व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल एंड फॉर क्रैकिंग 70। तो यहाँ पे मेन मुद्दा आता है, क्योंकि आपके पास जो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो जो पहला बैच था उनके पास तो 8 मंथ आराम से थे, और जो सेकंड और थर्ड बैच भी बना तो उनके पास भी 6 मंथ आराम से है। तो अभी के टाइम से देखें तो हमारे पास 5 मंथ्स हैं,
5 months is very feasible to crack 70th BPSC examination if you have the guidance and the proper strategy to cover both prelims and mains. Mark my words. If you are willing to give your honest and hard work daily and consistently, I assure you, you will be selected this year. ठीक है, तो एक तो पहला होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन. बिल्कुल स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन होना चाहिए. इधर उधर कभी भी कुछ उठा के पढ़ लिया, वैसा नहीं होना चाहिए. आपको अपना प्रोग्रेस देखना, आपको अपना प्रोग्रेस दिखना चाहिए. व्हाट आई मीन कि आपने आज कुछ पढ़ लिया, फिर कल कुछ पढ़ लोगे, हाँ, फिर आप परसों कुछ पढ़ लोगे. आप ओवर द वीक फिर देखोगे कि अरे एक सब्जेक्ट में मेरा क्या प्रोग्रेस हुआ है. मैं तो एक वीक पहले जहाँ था वहीं का वहीं हूँ. एक टॉपिक हुआ है मुश्किल से, वो भी समझ में नहीं आ रहा है. आपको ये लगेगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, नेक्स्ट वीक आप नहीं पढ़ोगे. बट एक स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे कि हाँ आपने ये लिस्ट डाउन कर लिया, ये टॉपिक्स मुझे करने हैं. आपने एक सीक्वेंस से इस टॉपिक को कवर करते गए. आप एक वीक पहले आपने मान लो पॉलिटी स्टार्ट किया, आपने कोई कुछ नहीं किया था. एक वीक बाद आप देखोगे पॉलिटी में कि आपने 10-12 टॉपिक्स कर लिए. यू विल फील हैप्पी, यू विल गेट द इंटरनल मोटिवेशन. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आज रहेगा कल नहीं रहेगा, बट ये जो मोटिवेशन है कि डेली आपका प्रोग्रेस हो रहा है, डेली यू कैन सी द प्रोग्रेस, यही आपको इंटरनली मोटिवेट करेगा. ठीक है, शुरुआत में सबको दिक्कत होती है कुछ नया करने के लिए, बट जैसे ही आप चले जाते हो मतलब आपको वो ग्रिप मिल जाती है एंड आप एक्सेलरेट करने लगते हो. बस वही चीज़ है, बट एक डायरेक्शन रहना चाहिए. ठीक है, आप घर पे भी कुछ जिम कर लेते हो, कभी कार्डियो कर लेते हो, कभी ये कर लेते हो, बट वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है. बट वही कोई ट्रेनर आके आपको बता देता है कि आज आपको लेग्स करना है, आज आपको एब्स करना है, आज आपको आर्म्स करना है. एंड व्हेन यू सी दी रिजल्ट्स इवन आफ्टर 1 वीक और 2 वीक, आपको खुद इंटरनली मोटिवेट होता है. आप उठ के जाओगे जिम, आपको मन भी नहीं होगा कभी ना, तब भी आप उठ के जाओगे, बिकॉज यू हैव सीन द रिजल्ट एंड यू वांटेड टू मेंटेन दैट एंड यू वांटेड टू मेक इट रिफाइन मोर. तो आप और जाओगे. उसी तरह ये काम करता है. जैसे आपका माइंड चिजल होते जाएगा, नोट्स बनते जाएंगे, आप ग्रास्प करने लगोगे, इंटरलिंक करने लगोगे, तो आपको खुद इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है, फिर उसके बाद माई शेड्यूल इम्प्रिंटेड, जो भी बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं और जो मैंने यहाँ पे अपना बताया कि मैं कैसे करती थी, यू मस्ट बी रिलेटिंग कि हाँ यही चल रहा है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में. प्लीज़ अगर ऐसा चल रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि यही चल रहा है, और जो नहीं भी जुड़े हैं वो प्लीज़ बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम वाला जो वीडियो जाके देख लीजिए. उसमें बिल्कुल ऐसा ही, मतलब मैंने ये प्रोग्राम मतलब अपना ये जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रखा है बिल्कुल ऐसा ही रखा है. क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, मुझे वो सक्सेस मिल गया, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के भी साथ वो शेयर करूं. और ये बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स इतने आते हैं वीडियो पे, तो मुझे बहुत पढ़ के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मेरा कुछ तो कंट्रीब्यूशन है अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो. वीकली एंड मंथली टारगेट. अब वीकली एंड मंथली टारगेट तो मैं यही लेके चलती हूँ कि 5 मंथ प्लान फॉर यू. तो आपके लिए 5 मंथ का प्लान क्या होगा, जो 70th बीपीएससी टारगेट कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए, जो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं, हमारा जो टारगेट चल रहा है ना, आप उसको फॉलो करिएगा. ओके, हमारा वही फॉलो करिएगा. ये 5 मंथ्स उनके लिए है जो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं या कन्फ्यूज़न में है. अगर स्टार्ट भी कर दिए हैं, अपनी स्ट्रैटेजी से खुश नहीं है और कन्फ्यूज़न में है, तो आप इसको फॉलो करिएगा. एंड बीपीएससी मेंटरशिप वाले जो भी स्टूडेंट हैं, आप भी देखिए, आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगता है तो आप अपने प्रोग्राम, अपना जो आपका डेली टारगेट चलता है उसमें आप इंक्लूड कर लीजिए. ठीक है, लेकिन जो टारगेट चल रहा है उसको नहीं छोड़ना है. ओके, तो 5 मंथ्स प्लान में मैं देखती हूँ, एक तो आपका मई मंथली चलता है. ठीक है, फिर वीकली चलेंगे, फिर डेली चलेंगे. मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ठीक है, अब सितंबर में 30th को एग्ज़ाम है. 25 मैं लास्ट डे मांग रही हूँ कि आप जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन पढ़ाई करोगे, 25 के बाद जो भी आपका जो फैक्चुअल डेटा रहेगा प्रीलिम से रिलेटेड, बस उसको पढ़ते रहना है. ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसको पढ़ते रहना है.
एंड थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स फैक्चुअल वाला देखते रहना। अब मई, जून एंड हाफ जुलाई, यहाँ तक आपको मेंस प्लस प्रीलिम्स करना है। मेंस प्लस प्रीलिम्स, मेंस प्लस प्रीलिम्स। जुलाई सेकेंड हाफ से आपको प्रीलिम्स करना है, प्रीलिम्स करना है, प्रीलिम्स करना है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। अब मेंस प्लस प्रीलिम्स का मेरा मतलब ये है कि मेंस पे आपको 80% देना है, प्रीलिम्स पे आपको 20% देना है। और ये मत सोचो कि आप अगर मेंस कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, ये बहुत रॉन्ग अजम्पशन है। और इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा ना वीडियो के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से फैल गया है कि अगर आप मेंस कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स कहाँ हो रहा है। सिलेबस सेम है बच्चे, ठीक है, सिलेबस सेम है, अप्रोच अलग हो जाता है, बस अप्रोच अलग हो जाता है। बट वंस यू गेट दी ग्रिप कि हाँ भाई इसको ऐसे ही करते, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ोगे, CDM पढ़ोगे, NCM पढ़ोगे, आपको ये हेल्प नहीं करेगा क्या प्रीलिम्स में? डेट पूछता है, जगह पूछता है, लीडर्स का नाम पूछता है, ठीक है। हिस्ट्री में तो चलो मैं मानती भी हूँ कि बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में नहीं है, बट पॉलिटी तो जो मेंस में है वही प्रीलिम्स में है ना, आराम से। इसमें हमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको आर्टिकल्स पता चल जाएंगे, शेड्यूल पता चल जाएगा, आपको पार्ट्स पता चल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट पता चल जाएंगे, तो आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं बना दोगे। मानते हैं कि कुछ टॉपिक्स छूट जाएंगे, तो कुछ टॉपिक छूट जाएंगे तो उसके लिए इतना टेंशन क्यों लेना है? हम दे रहे हैं ना, जुलाई हाफ दे रहे हैं, अगस्त दे रहे हैं, सितंबर दे रहे हैं, कवर हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। मेरा ये प्लान का मकसद ये है कि आपका 60% 70% मेंस का प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो जाए। और ये मत सोचो कि मेंस आपको हेल्प नहीं करेगा, प्रीलिम्स से बहुत हेल्प करेगा, मैं बता रही। एक तो पॉलिटी मैंने बता दिया, हिस्ट्री के कुछ पार्ट आपको हेल्प करेंगे, GU एंड इको में इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पूरा आपको हेल्प करेगा, पूरा हेल्प करने वाला है ये, ठीक है। और इसमें आप जो साइमल्टेनियसली लेके चलोगे, इसमें आप साइंस लेके चलोगे, कि साइंस एक मेजर पोर्शन है BPSC का, तो ये होगा आपका। अब आप देखो, आप मई, जून और जुलाई हाफ, तो इसमें आप मेंस करोगे। अब मेंस में आपको क्या करना है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को लेके चलो, और मतलब आप इसमें 2 सब्जेक्ट लेके ले लो, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, एक करंट अफेयर्स ले लो। और मेंस के लिए आप प्रीलिम्स के लिए आप साइंस लो, 1 महीना पूरे साइंस इस पे दो। देन आपका प्रीलिम्स के लिए आप फिर इसमें हिस्ट्री ले लो, एंड इसी को कंटिन्यू करोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, और फिर इसमें GO एंड इको डाल दो। जितना होता उतना करो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अगर छूट जाएगा, मैंने क्या बोला, 60 to 70%, उसके बाद आपका प्रीलिम्स के बाद आपको क्या ही करना है, आपको क्या करना है, मेंस का आपका 60-70% नोट्स कंप्लीट हो गया, 30% बस आपको करना है, प्लस रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग करना है। दिस इज़ वेरी मच फिजिबल इन 2.5 मंथ्स, 3 मंथ्स, क्योंकि अब तो जनवरी में होगा ना, 3 मंथ्स में वेरी मच फिजिबल, आराम से होगा ये 30%। बट वही आप 100% छोड़ दोगे ना, तब दिक्कत हो जाएगा, तब मेंस नहीं क्लियर होगा। फिर अगर हो भी जाएगा ना, तो यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं है। अगर उसमें भी हो जाता है, किस्मत साथ दे देती है, तो आपका रैंक खराब आएगा, फिर से लूप में रहोगे कि मुझे रैंक इंप्रूव करना है, ये करना है, ये सर्विस नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। तो प्रीलिम्स यहाँ तक चलेगा आपका, हिस्ट्री इसको कर लेना, एंड फिर जुलाई हाफ से यहाँ से आपका पूरा चलेगा। तो आपने साइंस और हिस्ट्री कर लिया, जो मेजर पोर्शन होते हैं। यहाँ पे फिर आप इको रिवाइज करोगे, पॉलिटी करोगे। इको में क्या करोगे, NCERT हल्का फुल्का देखोगे। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी ना पूरी मेरी इसी चैनल पे वीडियो में शेयर है, तो वो देख लेना, उसमें बुक लिस्ट वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन है। यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल प्लान बता रही हूँ। तो आप जुलाई हाफ से प्रीलिम्स करोगे, ठीक है। तो जुलाई हाफ से आप प्रीलिम्स करोगे, तो यहाँ पे आप पॉलिटी घुसा लेना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट घुसा लेना, SPD पूरा अच्छे से पढ़ना करंट अफेयर्स के लिए, और विज़न मैगजीन। फिर ये अगस्त यही चलेगा। फिर सितंबर में आप यहाँ इसके साथ आपका PYQ चलेगा हमेशा, PYQ हमेशा चलेगा। घटना चक्र का जो ये बोलते हैं, जो PYQ होते हैं दूसरे स्टेट्स के भी, वो भी चलेगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ देना है तो वो भी चलेगा। एंड सितंबर में आपका क्या चलेगा, सितंबर में आपका
आपका रिवीजन चलेगा, मेजॉरिटी ऑफ यही रिवीजन चलेगा। नया बहुत कम चीज़ लेंगे हम इसमें, नया सिर्फ करंट अफेयर्स लेंगे, बाकी मेरा सिर्फ इसमें रिवीजन चलेगा, बिहार स्पेशल चलेगा और वही PYQs हमें बनाते रहना है और टेस्ट सीरीज़ आपको देना है तो आप देते रहो। ये ओवरऑल आपका 5 मंथ्स का प्लान हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप बोलोगे कि मेरे मैम मेरा मेंस में तो ऐसे छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या है, ऐसे इज़ द culmination of GS1 and GS2 knowledge that you have to write in a very smooth and very articulated manner। तो उसमें ना वो राइटिंग स्किल आनी चाहिए, ठीक है, वो राइटिंग स्किल आनी चाहिए। बाकी आपको नॉलेज मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? GS1 पर रखा है, GS2 पर रखा है, इसी को तो मिक्स करके लिखना है, वरना फिर ऐसे में कहानी थोड़ी लिखना है ना। तो ये ऐसे आपका प्रीलिम्स के बाद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। बस इसके लिए एक मेरी वीडियो भी है और मैं इस पर एक वीडियो भी लाऊंगी कि ऐसे में क्या क्या होना चाहिए, कैसे लिखना है, उसको फॉलो करना है। और GS1 GS2 आपका कंप्लीट है, उसके जो आपने GS में पढ़ा है उसको अच्छे से फ्लो में, स्मूथ में, आर्टिकुलेटेड मैनर में लिखना है एंड यू आर डन विथ ऐसे। और डेली प्रैक्टिस कर लेना, डेली नहीं तो वीक में 2 ऐसे लिख लेना है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो ये है ओवरऑल 5 मंथ्स का प्लान आपके लिए। टेस्ट और आंसर राइटिंग मैंने टेस्ट बता दिया आपको प्रीलिम्स के लिए। आपको जो भी आप पढ़ोगे उसको वैलिडेट करना विद PYQ प्लस घटना चक्र, और आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है तो प्लीज़ लगाइए, लगानी चाहिए आपको अगर डाउट हो रहा है तो, क्योंकि आप लगाओगे तो कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल आएगा जब आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो। और नहीं भी अच्छा मार्क्स आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर ये जो कोचिंग वाले होते हैं ये हार्ड पेपर करते हैं सेट, तो उससे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे नहीं डीमोटिवेट होना है, आपको जो भी है प्रीवियस सब लगा दो, 69, 68, 67, 66 सब लगाना, एटलीस्ट 60-62 से लेके 69 तक सारा PYQ सॉल्व करना अच्छे से और एनालिसिस के साथ। ऐसा नहीं कि बस सॉल्व करके रख देना है। तो ये PYQ आंसर राइटिंग मैंने बता दिया कि अभी आप वीकली आंसर राइटिंग करो जुलाई हाफ तक, जब तक आपका मेंस चल रहा है। उसके बाद आप प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाओगे, मेंस आपने रोक देना है, हॉल्ट कर देना है, एंड प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के जो भी नोट्स बचे वो करना है, रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करना, वीक में 2 आंसर राइटिंग कर लेना। तो 2 ऐसे कर लेना, मंडे ट्यूसडे को गैप रहेगा, वेडनेसडे करेंगे, थर्सडे नहीं करेंगे, फ्राइडे भी कर लेंगे, ऐसे कर लेना। तो इसमें आपने मान लीजिए संडे है और सैटरडे है, तो इसमें आपने यहाँ पे डिसाइड कर ले कि आप किस टॉपिक पे लिखोगे। तो आप संडे को उस चीज़ का रिवीजन करोगे, आपने वो चीज़ लिख ली तो आप ट्यूसडे को उसको एनालाइज कर लेना या उसी दिन एनालाइज कर लेना, एंड देन वेडनेसडे को आपने जो लिखना है उसका आप रिवीजन करोगे, फिर उसी दिन आप एनालाइज करोगे। फ्राइडे को आपको जो लिखना है उसका आप यहाँ पर रिवीजन करोगे एंड फिर उसी दिन आपको एनालाइज करना है। तो आप रिवीजन कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। कितना स्ट्रांगली बिल्ड हो जाएगा आपके माइंड में, समझ रहे हो? रियलाइज करो ये चीज़। So this is the 5-month plan for you, and if you able to follow this strategy with your full honesty and hard work, I assure you will be selected this year। बस इसको अच्छे से फॉलो करिए, बिल्कुल अच्छे से। एंड जो भी मेंटरशिप से प्रोग्राम से जुड़े हैं, जो भी अभी तक टारगेट फॉलो कर रहे हैं, यू हैव सीन द डिफरेंस इन योर आंसर राइटिंग स्किल, इन योर ग्रास्पिंग द नॉलेज एंड द कंटेंट। तो आपको ये दिख रहा है। और मैंने भी आपका देखा है प्रोग्रेस आंसर कॉपीज़ में। आप जो डाउट पूछते हैं उससे पता चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि डाउट ऐसे नहीं कोई पूछता है। अगर डाउट इतना डीपली कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो डीपली, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तभी वैसे डाउट्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ डाउट सेशन में अपने डाउट्स पूछो, तो उससे मुझे भी रियलाइज़ होता है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और जो लोग BPSC मेंटरशिप टारगेट को फॉलो कर रहे हैं और वो भी अच्छे से कर रहे हैं, मैंने कॉपीज़ देखी है, आप लोग अभी से इतना शानदार लिख रहे हो। आप वीकली टेस्ट आपका चल रहा है, आप मेंस के लिए तो बिल्कुल चिल हो गए हो। क्योंकि शुरू में जब डाउट सेशन चलता था तो मुझे मतलब अगर 20 बच्चों का कमेंट ये आता था, मैम मुझे मेंस में डर लगता है। अभी क्या हो रहा है कि मेंस का कोई डर का बात ही नहीं बोलता है, अब बोलता है मैम मुझे प्रीलिम्स में डर लगता है। रोज़ मुझे 2-3 मैसेज दिख जाते हैं जो बोलता है प्रीलिम्स में डर लगता है, करंट अफेयर्स कैसे करे, स्पीडी कैसे करे। बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने पॉलिटी कर लिया, आपने साइंस का प्रीलिम्स कर लिया, आपका अब ज्योग्राफी होगा, सॉरी हिस्ट्री नहीं होगा।
तो ज्योग्राफी होगा, साइंस आपका कंप्लीट हो गया मेजर पोर्शन, पॉलिटी आपका मेंस हुआ। तो आप क्यों ये भूल रहे हो कि क्यों नहीं हेल्प करेगा आपको प्रीलिम्स में? बहुत हेल्प करेगा ये। आर्टिकल्स पढ़ा, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गया है, आपको प्रेसिडेंट का, गवर्नर का पावर्स पता चल गया है, स्टेटमेंट आ जाएगा तो नहीं हेल्प करेगा? 68 69 का पेपर नहीं देखा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हेल्प करेगा ना? तो मत डरो इतना, पॉलिटी में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आपका विजन मैगजीन चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कंप्लीट हो गया विजन मैगजीन, तो क्यों डरना है? स्पीडी है ना, स्पीडी डाल लो अपने हिसाब से, टाइम मिलता है घुसा लो, नहीं भी घुसाओगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा स्पीडी भी। फैक्चुअल डेटा है, बस उसको मल्टीपल टाइम देखते रहना है, तभी याद होता है वो। ठीक है, डर लग रहा है स्पीडी घुसा लो, बट ये मत सोचो कि प्रीलिम्स में डर लग रहा है ये वो। पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी। हाँ, बच्चे बोल रहे थे कि मैम हिस्ट्री स्टार्ट होना था प्रीलिम्स के बाद, तो हमने ज्योग्राफी इसलिए रखा है क्योंकि आपका जो ना इको एंड ज्योग्राफी स्टार्ट होगा मेंस में। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पोर्शन एनसीईआरटी प्लस 11 और 12 हमने इसलिए रखा क्योंकि पहले क्या था ना कि जो बीपीएससी में इको एंड ज्योग्राफी आता था वो थोड़ा इंक्लाइन था ज्योग्राफी के तरफ। अभी इधर से क्या पैटर्न हो गया, ज्योग्राफी का ही होल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक क्लाइमेट पे पूछ दे रहे हैं, एग्रो क्लाइमेट पे पूछ दे रहे हैं। ठीक है, पूरा क्लाइमेट पे पूछ रहे हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल पूछ दिए थे। तो आप ये जब 11, 12 और 10, 9 पढ़ोगे ना तभी आपको ये आएगा। तो हमने सोचा कि अगर आपका इधर कंप्लीट हो जाता है, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो आपको इको एंड ज्योग्राफी में हेल्प हो जाएगा, इसीलिए हमने ज्योग्राफी रख दिया। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए इतना मत डरो, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा ना, मानते हैं ज़्यादा रिलेट नहीं होता मेन से, बट आपने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा, तो इससे तो आपका मेंस का, प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा? बनेगा ही, ऑब्वियसली बनेगा। सब इंटरलिंक है, सारा सिलेबस सेम है, बस अप्रोच अलग है। ठीक है, तो इतना डरने की बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। मेंस पे कॉन्फिडेंस आ गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख कर कि कोई नहीं बोलता मेंस में डर लग रहा है। प्रीलिम्स में सब अभी बोल रहे हैं डर लग रहा है, डर लग रहा है। सब होगा, डोंट वरी। जो वीकली टेस्ट जाता है उसको देना है, और देना नहीं है, दे के छोड़ना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरा टाइम टेबल आज शेयर कर दिया है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल अपने टाइम टेबल से तो उसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबका टाइम टेबल अलग होता है। आपको जो सूट करता है आप उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, एंड जो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो टारगेट जा रहा है उसको फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, और उसके साथ आपको टेस्ट देना है। विदाउट नोट्स बनाए टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए नोट्स बनाना है, क्योंकि हमारा मकसद ही है कि आपका नोट्स मेकिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नोट्स मेकिंग से आपकी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगी, तभी आप टेस्ट में भी अच्छा लिख लोगे। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए तो आप इधर उधर भटको और रिग्रेट करो कि वो नोट्स नहीं है, इधर उधर से पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं ग्रास्प होगा उस टेंशन वाले 2 मंथ में, कुछ नहीं होने वाला है। आप उदास हो जाओगे, फिर से वही साइकिल चलते रहेगा। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरोगे, प्रीलिम्स का तैयारी करोगे, फिर सोचोगे मेंस तो है ही नहीं। एक बार फंडामेंटल नोट्स बन गया, करंट अफेयर्स बस पढ़ना है, उसमें ऐड ऑन करना है, एंड यू आर रेडी टू गो टू सिट इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन। और मैं आशा करती हूँ कि आपका ये लास्ट बीपीएससी एग्जामिनेशन हो, बस जाओ और इस बार फाइनल सिलेक्शन लो और टेंशन मुक्त हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।